जय हिंद। इसके पहले हम लोग पढ़े थे मादा प्रजनन तंत्र, जीव विज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं। जीव विज्ञान में इसके पहले हम लोग पढ़े थे मादा प्रजनन तंत्र, और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नर प्रजनन तंत्र के बारे में। नर प्रजनन तंत्र के बारे में हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे। जिन लोगों ने मादा प्रजनन तंत्र का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से देख कर समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़िए। देखिए यहाँ से हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें वृषण। तो वृषण के बारे में सबसे पहले देखते हैं वृषण होता कहाँ है। देखिए यहाँ पर आप फिगर देख पा रहे हैं। फिगर में देखेंगे ये जो मैं ये दिखा रहा हूँ लाल रंग से, यहाँ पर इसी को वृषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वृषण एक इधर होता है और एक इधर होता है। वृषण की संख्या 2 होती है। अब आइए हम यहाँ पर बात करते हैं वृषण के बारे में। देखिए वृषण की संख्या 2 होती है, इस बात को आप लोग जानते हैं। नर में वृषण की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, और ये वृषण नर का प्रमुख जनन अंग है, इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। यह थैलीनुमा संरचना में होता है, और उस थैलीनुमा संरचना को कहा जाता है वृषण कोश। ठीक है, वृषण कोश किस मांसपेशी का बना होता है? डेट्रोसा मांसपेशी का बना होता है। वृषण कोश दोस्तों डेट्रोसा मांसपेशी का बना होता है, और वृषण कोश ताप संवेदी होते हैं। ताप संवेदी होने का मतलब है कि ताप जब बढ़ाएंगे तो वृषण कोश फैल जाता है, और ताप जब घटता है तो वृषण कोश सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। वृषण कोश ताप संवेदी होता है, और इसका तापमान शरीर के तापमान से कम होता है। वृषण कोश जो होता है वृषण जो होता है, वृषण का जो तापमान होता है शरीर के तापमान से कम होता है, इसीलिए वृषण हमेशा शरीर से बाहर ही होता है। वृषण भ्रूण के पेट में बनता है। अब वृषण का निर्माण कहाँ होता है? तो भ्रूण के पेट में ही उस वृषण बनता है, और 6 से 7 महीने बाद यह वृषण कोश में स्थानांतरित हो जाता है। इतनी बातों को आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं, फिगर में समझ गए हैं वृषण कहाँ होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं दोस्तों वृषण के कार्य। वृषण का कार्य क्या होता है? वृषण का कार्य है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करना। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण वृषण करता है। दोस्तों वृषण को अंग्रेजी में टेस्टिस कहा जाता है। टेस्टिस से आप लोग याद रखेंगे टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो टेस्टिस वृषण है। अब वृषण नर में पाया जाता है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नर का हार्मोन है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। इसी को एंड्रोजन हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, शुक्राणु का निर्माण करता है। जो वृषण होता है, वृषण जो है दोस्तों इसमें शुक्राणुओं का निर्माण भी होता है। तो 2 बातों को आप लोग याद रखेंगे। वृषण के कार्य में क्या याद रखेंगे? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है इसका निर्माण करता है वृषण, इसी हार्मोन को एंड्रोजन भी कहते हैं। शुक्राणुओं का निर्माण भी कौन करता है? वृषण करता है। एक बात को आप लोग याद रखेंगे, हाथी में दोस्तों वृषण कोश नहीं पाया जाता है, इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अधिवृषण की बात करते हैं। एपिडेमिसिस, अधिवृषण यानी एपिडेमिसिस। तो सबसे पहले फिगर से समझते हैं अधिवृषण होता कहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर आप फिगर में देखेंगे, देखिए यहाँ ये तो वृषण हो गया, यह बड़ा वाला हिस्सा जो है यह वृषण हो गया, और इसी के ऊपर जो यह देख रहे हैं छोटा सा है, इसी को कहते हैं अधिवृषण। ठीक है, तो वृषण के जस्ट ऊपर ही अधिवृषण होता है। अब यहाँ से हम इसके बारे में समझते हैं। अधिवृषण जो है दोस्तों इसकी लंबाई 5 से 6 मीटर होती है। अधिवृषण की लंबाई कितनी होती है? 5 से 6 मीटर इसकी लंबाई होती है। ठीक है, और इसका कार्य क्या होता है? वृषण में उत्पादित होने वाले शुक्राणु को परिपक्व करता है, संग्रहण करता है और उसका परिवहन करता है। आप लोग जानते हैं वृषण में ही शुक्राणु बनते हैं, और उन शुक्राणुओं को परिपक्व करने का काम अधिवृषण का है। उन शुक्राणुओं का परिवहन करने का काम अधिवृषण का है, और उसका संग्रहण करने का कार्य अधिवृषण का है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से फिगर तो समझ गए होंगे आप लोग। देखिए यहाँ पर इसमें एक बार फिर से समझ लीजिए फिगर। इसमें जो है यानी जो वृषण इसमें शुक्राणु बनते हैं, और ये अधिवृषण जो है इसका इसे परिपक्व करता है। परिपक्व करने के बाद यहाँ से शुक्राणु दोस्तों इस रास्ते यहाँ तक पहुँचते हैं। ठीक,
यहाँ तक पहुँचते हैं, यानी प्रोटेस्ट ग्रंथि तक पहुँचते हैं। और किस रास्ते पहुँचते हैं, तो शुक्रवाहिका के द्वारा रास्ते पहुँचते हैं प्रोटेस्ट ग्रंथि से, और प्रोटेस्ट ग्रंथि के यहाँ से ऐसे सीधे यहाँ बाहर आते हैं। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं हम लोग। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों शुक्रवाहिका यानी वैस डिफरेंस। शुक्रवाहिका को हिंदी अंग्रेजी में वैस डिफरेंस कहा जाता है। तो एक बार आप लोग पहले फिगर से समझिए शुक्रवाहिका होती कहाँ पर है। दोस्तों यहाँ पर आप फिगर में देखेंगे शुक्रवाहिका, ये जो पतली सी नली है, ये पतली सी जो नली दिख पा रहे हैं आप लोग, इसी को शुक्रवाहिका कहा जाता है। इसी नली को शुक्रवाहिका कहते हैं। इसका काम क्या होता है, यहाँ से समझेंगे। इसका काम होता है दोस्तों, यह अधिवृषण से परिपक्व शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा तक ले जाता है। फिगर में समझेंगे। देखिए वृषण जो है शुक्राणुओं का निर्माण किया, लेकिन शुक्राणु को परिपक्व करने का काम कौन किया, अधिवृषण। अब अधिवृषण में परिपक्व होगा, अब अधिवृषण जो है इसका परिवहन करेगा। तो परिवहन किस रास्ते करता है, तो ये जो नली है यानी शुक्रवाहिका है, इसी नली के द्वारा पहुंचता है। कहाँ पर पहुंचता है दोस्तों, किस मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा तक लेकर जाता है। मूत्र मार्ग कहाँ पर है, यहाँ पर ये जो है मूत्र मार्ग है। ठीक है, इसे मूत्र मार्ग कहते हैं, यहाँ तक पहुँचाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे और समझते हैं इसके बारे में। चलिए इसके बाद हम बात कर रहे हैं शुक्राशय की। शुक्राशय, तो सबसे पहले आप फिगर में समझ लीजिए कि शुक्राशय कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर आप फिगर में देखेंगे, शुक्राशय की बात करें हम लोग, तो यहाँ से आप लोग देख रहे हैं शुक्राशय। चलिए दोस्तों, यहाँ पर शुक्राशय, इसी को शुक्राशय कहा जाता है। ठीक है, तो शुक्राशय में क्या समझेंगे हम लोग, यहाँ से समझेंगे। शुक्राशय में क्या समझेंगे, देखिए यह थैलीनुमा संरचना होती है। शुक्राशय क्या होती है, एक थैलीनुमा संरचना होती है, जिसमें शुक्राशय जिसमें रहता है उसी को शुक्राशय कहते हैं। और यह एक थैली जैसा संरचना होती है। इसमें स्थित ग्रंथियाँ क्षारीय पदार्थ का स्राव करती हैं। उसमें जो ग्रंथि होती है वह क्षारीय पदार्थों का स्राव करती है। क्षारीय पदार्थ का मतलब पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा, तो उसका पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। इसी का स्राव करती है, 7.4 तक के क्षारीय पदार्थों का स्राव करती है। और शुक्राणु इससे मिलकर वीर्य यानी सीमेन का निर्माण करता है। शुक्राणु से जब मिलता है तो वह वीर्य का निर्माण करता है। शुक्राशय द्रव में फ्रक्टोज उपस्थित होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, शुक्राशय में क्या उपस्थित होता है, तो शुक्राशय में फ्रक्टोज उपस्थित होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं दोस्तों प्रोटेस्ट ग्रंथि की। प्रोटेस्ट ग्रंथि सबसे पहले फिगर में समझेंगे कि प्रोटेस्ट ग्रंथि कहाँ होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रोटेस्ट ग्रंथि, दोस्तों ये जो है, ये वाला हिस्सा जो है दोस्तों, इसी को कहते हैं प्रोटेस्ट ग्रंथि। यहाँ पर इसी को प्रोटेस्ट ग्रंथि कहते हैं। तो प्रोटेस्ट ग्रंथि के बारे में समझते हैं। चलिए, इसमें एक अम्लीय तरल का स्राव होता है। प्रोटेस्ट ग्रंथि में एक अम्लीय तरल का स्राव होता है। अम्लीय तरल जिसका पीएच मान 6.5 होता है, जो वीर्य यानी सीमेन के 15 से 25% भाग का निर्माण करता है तथा और शुक्राणुओं को पोषण एवं सुरक्षा प्रदान करता है। शुक्राणु को पोषण एवं सुरक्षा प्रदान करने का काम प्रोटेस्ट ग्रंथि करती है। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है मूत्र मार्ग। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा के बारे में। देखिए, यह शुक्राशय तथा मूत्र मार्ग के बाहर निकलने का संयुक्त मार्ग है। पहले आप फिगर में समझेंगे। देखिए मूत्र मार्ग कहाँ पर है, यहाँ पर देख रहे हैं मूत्र मार्ग। ये जो है दोस्तों, यही मूत्र मार्ग है, इसी को मूत्र मार्ग कहते हैं। और यह मूत्र मार्ग जो है शुक्राशय तथा मूत्र यानी इसी रास्ते शुक्राशय भी निकलता है बाहर और इसी रास्ते मूत्र भी बाहर निकलता है। यह दोनों का संयुक्त मार्ग होता है। ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, शुक्राशय और मूत्र मार्ग का शुक्राशय और मूत्र के संयुक्त मार्ग का नाम
क्या है, यानी कौन है, तो मूत्र मार्ग होता है। ठीक है, शुक्राशय और मूत्र का बाहर निकलने का संयुक्त मार्ग क्या है, मूत्राशय होता है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। चलिए, और ये जो मूत्र मार्ग होता है ये किस ऊतक का बना होता है, तो घनाकार एपिथेलियम ऊतक का बना होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे अगले यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।